अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम सब के कामों में, मामलात में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें, बल्कि अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने जानने वालों में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। गैस, ये जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही हॉरिफिक कहानी है। ये कहानी मिस मरियम की कहानी है और ये अब से तकरीबन 22-23 साल पुरानी कहानी है। ये बताती हैं कि 2002-2003 में मैं हायर स्टडीज़ के लिए मलाइशिया गई हुई थी। जब मैं अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से फ्री होती तो फ्री होने के बाद यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पे मेरा हॉस्टल मौजूद था। मैं वहाँ पे चली जाती, वहीं पे ही रात गुजारती और फिर अगली सुबह दोबारा से कॉलेज आ जाती। मेरे जो हॉस्टल था वैसे तो ग्राउंड प्लस 2 पे मुश्तमिल था, लेकिन ये जो सेकंड फ्लोर था जहाँ पे मैं रहा करती थी, यहाँ पे बावजूद इसके कि 7 कमरे मौजूद थे, लेकिन इत्तफाक से 2 या 3 रूम इस्तेमाल हुआ करते थे और एनी टाइम किसी ना किसी वजह से बाकी रूम्स खाली रहा करते थे। जैसे कि आम तौर पे हॉस्टल का स्टाइल हुआ करता है, ये भी वैसा ही एक हॉस्टल था। कमरों के आखिर में यानी बिल्कुल लास्ट में एक किचन मौजूद था और किचन के बाद फिर एक खिड़की थी जिस खिड़की के ज़रिए बाहर झांका जा सकता था। अक्सर ऐसा होता था कि जो मेरे फ्लोर पे लड़कियां रहा करती थीं, मैं उनके साथ बातचीत किया करती थी, क्योंकि सच्ची बात यह कि मुझे भी इस फ्लोर पे अजीब से खौफ का एहसास हुआ करता था। लेकिन जब ये लड़कियां चली जाती तो इनके जाने के बाद मुझे अजीब सा महसूस होता और मेरी कोशिश हुआ करती थी कि मैं पूरी रात नीचे यानी नीचे वाले फ्लोर्स पे किसी और लड़की के साथ गुजारूं या फिर मुझे कम से कम ऊपर नहीं जाना पड़े। लेकिन इत्तेफाक है कि जिस रात ये वाक़या, ये कहानी मेरे साथ पेश आई, मैं अकेली अपने फ्लोर पे मौजूद थी और मेरे अलावा जो लड़कियां मुख्तलिफ़ रूम्स में रहा करती थीं वो किसी भी वजह से या किसी भी काम से गई हुई थीं और मुझे वाकई में रात के 1-1:30 बजे बहुत ज़्यादा खौफ का एहसास हो रहा था। कभी मुझे ऐसा लगता कि इस फ्लोर पे मुझे किसी के चलने की आवाज़ें महसूस हो रही हैं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई बातें कर रहा है। गर्ज़ के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ बहानों से मुझे किसी के होने का एहसास हुआ करता। बात यहाँ तक तो ठीक थी जब तक मैं कमरे के अंदर मौजूद थी, लेकिन देखते ही देखते मुझे कुछ देर के बाद ऐसा लगा जैसे कि जो हमारा किचन है, जो कि सबसे आखिर में मौजूद है, कोई उस किचन के अंदर आया हो और आने के बाद उसने वहाँ पे खाना बनाना या खाना निकालना शुरू कर दिया हो। ये जो आवाज़ थी ये इस कदर वाज़ेह थी कि मुझे लग रहा था जैसे जो भी लड़कियां इस फ्लोर से गई हुई थीं वो शायद वापस आई हैं और वापस आने के बाद अपने खाने का इंतज़ाम कर रही हैं। सच्ची बात ये थी कि कुछ देर के बाद मुझे अपने रूम में इस कदर ज़बरदस्त खाने की खुशबू आ रही थी जैसे कि उस किचन के अंदर बहुत ही कोई लजीज खाना बनाया जा रहा हो। पहले तो मैं अंदर अपने आप को महदूद रखे हुए थी, लेकिन जैसे जैसे ये खुशबू मेरी नाक के ज़रिए मेरे दिमाग पे चढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी बाहर निकलती हूँ और इन लड़कियों से सलाम दुआ करने के बाद जो भी ये खाना वगैरह लाई हैं या जो भी ये खाना बना रही हैं इनके साथ खाने में शामिल हो जाती हूँ। एक बात तो ये थी कि मुझे भूख भी लग रही थी और दूसरी बात ये थी कि ये जो खुशबू थी ये इस कदर ज़बरदस्त थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। खैर, किस्सा मुख्तसर, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधी किचन की तरफ बढ़ती चली गई। जैसे जैसे मैं किचन की तरफ बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे ये जो खुशबू थी मुझे मज़ीद महसूस हो रही थी और आगे बढ़ने पे मुझे यकीन हो चला था कि कोई ना कोई लड़की किचन के अंदर मौजूद है जो किस कदर लजीज खाना बना रही है कि अब मेरा अपने ऊपर काबू रखना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने ये रूम क्रॉस किए और क्रॉस करने के बाद जब मैंने एग्जैक्टली किचन के सामने आने के बाद किचन के अंदर की तरफ निगाह डाली तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ मैं देख रही हूँ शायद इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
लेकिन जब मैंने दोबारा से उस जगह पे, उस किचन के अंदर वाले हिस्से पे गौर करना शुरू किया, तो मैंने कुछ अजीब सा मंजर देखा। मैंने देखा कि एक औरत जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था, वो उधर चूल्हे के आगे किसी हंडिया के अंदर कुछ बना रही थी। और जब मेरी एग्जैक्टली नज़र उस हंडिया में या उस खाने के ऊपर पड़ी, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी बिल्लियों के, बहुत सारे जानवरों के सर हैं जो उस पतीले के अंदर पकाए जा रहे हैं। हैरानकुन तौर पे ये जो औरत थी, इसका जो हुलिया था बड़ा ही खौफनाक हुलिया था। ऐसा लग रहा था जैसे पुरस्रार और खौफनाक शक्ल के साथ साथ इसके हाथ पे या इसके पैरों पे बेतहाशा लंबे लंबे काले काले बाल मौजूद हैं। बज़ाहिर देखने से ये इंसान लग रही थी, लेकिन जिस तरह से लंबे लंबे घने घने बाल इसकी बॉडी पे मौजूद थे, तो किसी गोरीले या इस तरह के जानवर के होने का एहसास हो रहा था। अब इससे पहले कि मैं इस मंजर को मज़ीद समझ पाती, उस औरत ने बहुत गुस्से की सी हालत में मेरी तरफ देखना शुरू किया और उंगली के इशारे से मुझे कहने लगी कि जैसे यहाँ से वापस चली जाओ। बस अल्लाह जानता है कि मैंने जैसे तैसे वहाँ से पलटने के बाद अपने रूम की तरफ भागना शुरू किया है। और जैसे ही मैंने अपने रूम की तरफ भागना शुरू किया, तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी औरत के रोने की या किसी औरत के कराहने की आवाज़ें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही हैं। एक अजीब माहौल था, एक अजीब कैफियत थी। बहरहाल अल्लाह जानता है कि मैं जब अपने रूम के अंदर आई, तो काफ़ी देर तक तो जो मेरी सांसें थीं वो फूली हुई थीं। लेकिन जब अल्लाह अल्लाह करके फ़जर की अज़ान हुई और फ़जर की अज़ान के बाद लड़कियों ने नमाज वगैरह पढ़ना शुरू की, तो मैं जब हिम्मत करके बाहर निकली और जब मेरी इत्तफाक से यहाँ पे जो एडमिन वाली ख़ातून थी उनसे मुलाकात हुई, और जब मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे एक औरत को रात में मैंने किचन के अंदर देखा था, तो वो कहने लगी कि अक्सर इस तरह की मखलूक़ात यानी कि जन्नात यहाँ पे रात के औकात में नज़र आया करते हैं। ख़ास तौर पे जिस औरत का या जिस जिन्नी का तुम जिक्र कर रही हो, तुम्हारे अलावा बहुत सारी लड़कियों ने यहाँ पे एक इस तरह की औरत को अपनी आँखों से किचन के अंदर देखा है। ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी मिस्टर असद ने हमारे साथ शेयर की है। ये बताते हैं कि जो कहानी है बेसिकली एक मिथ है, और ये कहानी मुझे मेरे परदादा ने, यानी मेरे जो दादा के अब्बू थे, जब तक वो हयात थे, उन्होंने मुझे सुनाई थी। और वो कहा करते थे कि जो वाक़या था, ये जो कहानी थी, वो उनके नाना या नानी के दौर में पेश आया था। आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो कहानी है ये अब से तकरीबन 160-170 साल पुरानी कहानी है। और ये उस दौर की कहानी है जिस दौर में बर सग़ीर के अंदर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी, और अंग्रेज़ इस पूरे बर सग़ीर में ना सिर्फ हुकूमत किया करते थे, बल्कि यहाँ के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अंग्रेज़ों के जुल्म के या उनके इताब के ज़ेर असर थे। एक तहरीक थी जो पूरे बर सग़ीर में चल रही थी, और जितने भी बुज़ुर्ग थे, चाहे उनका किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ हो, उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह अंग्रेज़ों को ना सिर्फ यहाँ से बाहर निकालना है, बल्कि इनको यहाँ से बाहर निकालने के बाद इनको इस तरह से यहाँ से भेज देना है कि ये क्या, इनकी नस्लें भी कभी भी बर सग़ीर में या हिंदुस्तान में आने का सोच भी ना सकें। खैर, उन्हीं दिनों जब ये तहरीक उरूज पे थी, यानी अंग्रेज़ों से आज़ादी की तहरीक पूरे गांव-गांव में, पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में फैलती चली जा रही थी, तो उन्हीं दिनों अक्सर ऐसा होता था कि अंग्रेज़ अपनी फ़ौज के हमरा या जो भी उनके, आप कह सकते हैं कि सिपाही वगैरह थे, उनके हमरा मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ जगहों पे हमले किया करते थे। ये उन जगहों पे ख़ास तौर पे जाया करते थे जहाँ पे इनको लगता था कि तहरीक आज़ादी के ऊपर काम किया जा रहा है। वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दीपालपुर, जो कि एक बहुत मशहूर जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा गाँव आबाद था, और वहाँ की जो आबादी थी वो हिंदू और मुसलमान दोनों के ऊपर मुश्तमिल थी। कहा जाता है कि उस गांव के अंदर एक हाजी साहब रहा करते थे, जिनको सब पीर साहब के नाम से या हाजी साहब के नाम से जाना करते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि जब कोई बीमार होता, किसी को कोई तकलीफ़ होती या किसी को भी कोई परेशानी होती, तो ये जो भी पीर साहब थे या हाजी साहब थे, वो इन तमाम लोगों का न सिर्फ रूहानी इलाज किया करते थे, बल्कि अगर किसी के साथ कोई रोज़गार का मसला है, कोई किसी भी किस्म की परेशानी है, या किसी को लगता है कि इसके ऊपर असरात हैं या जिन्नात उसको तंग कर रहे हैं,
तो उन तमाम जन्नात को दूर करने का या उसका इलाज करने का जो ज़िम्मा था वो इन पीर साहब के पास हुआ करता था। खैर उन्हीं दिनों जब ये तहरीक आज़ादी अपने ज़ोरों पे थी, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के औकात में, यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह से मगरिब होने के बाद या 8 या 9 बजे, जबकि आमतौर पे गांव के जितने भी लोग थे सो जाया करते थे या कम से कम अपने घरों में आराम कर रहे होते थे, एकदम से अंग्रेज़ों ने कुछ अपने सिपाहियों के हमरा इस गांव के ऊपर हमला कर दिया। बताया जाता है कि जब अंग्रेज़ों ने इस गांव के ऊपर हमला किया तो गांव शुरू होते ही जो सबसे पहला घर था, सबसे पहले उसमें, फिर उसके बाद दूसरे घर में, यानी आप कह सकते हैं कि बारी बारी गांव के अंदर जितने भी घर थे इन तमाम घरों के अंदर तलाशी शुरू कर दी। और वहाँ पे जो भी इस तरह के लोग मौजूद थे, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे या फिर आज़ादी हासिल करने के ख्वाब देख रहे थे, उन तमाम लोगों को किसी भी सूरत न सिर्फ गिरफ़्तार किया जा रहा था, बल्कि अंग्रेज़ सरकार की ये पूरी कोशिश थी कि इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार करने के बाद इन तमाम लोगों को सज़ाएँ देनी हैं, ताकि इस पूरे बर्रे सग़ीर में, इस पूरे हिंदुस्तान में कोई भी आज़ादी का ना ही ख्वाब देख सके और ना ही यहाँ तक बात पहुँच सके। खैर इसी तरह जब इन्होंने बारी बारी एक एक करके गांव के जितने भी घर थे उनको चेक करना शुरू किया, तो एक एक करके वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको ना सिर्फ बाहर निकाला गया, बल्कि देखते ही देखते तकरीबन 15 या 20 नौजवानों को बाहर निकालने के बाद सामने खड़ा कर दिया गया। इन लोगों के हाथों में रस्सियाँ बांधी गईं ताकि ये किसी भी सूरत यहाँ से ना ही भाग सकें और ना ही अंग्रेज़ सरकार से या उसके जुल्म से बच सकें। अब लोग बताया करते थे कि एक एक करके सारे के सारे जितने भी घर थे उनको चेक किया जाता रहा और बिला आखिर जब सबसे आखिर में जब पीर साहब के घर की बारी आई तो वहाँ पे जो भी इनके सिपाही थे वो जाने से इनकार कर रहे थे। अब जो अंग्रेज़ कमांडर पीछे मौजूद था वो कहता था कि तुम आगे जाओ, अंदर जाके इस पीर को या इस हाजी को बाहर निकालो और इसके साथ साथ इसके जितने भी चाहने वाले जो भी इसके मुरीदीन वगैरह मौजूद हैं सारे के सारे लोगों को बाहर लेके आओ। अजीब बात यह थी कि बार बार कहने के बावजूद कोई भी सिपाही इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो अंदर जाए और अंदर जाके पीर साहब की इजाज़त के बगैर वहाँ से लोगों को बाहर ला सके। अब जब ये जो अंग्रेज़ कमांडर था वो इनको कहता तो सारे के सारे मना कर देते। बिलाखिर ऐसा हुआ कि जो अंग्रेज़ कमांडर था इसने कहा कि तुम सारे के सारे मेरे पीछे पीछे आओ, मैं सबसे आगे चलूँगा और हम एक एक करके जो भी मर्द यहाँ पे मौजूद हैं उनको बाहर निकालेंगे। अब जैसे ही उस अंग्रेज़ कमांडर ने पीर साहब के घर के अंदर कदम रखा तो उसके पीछे पीछे जितने भी सिपाही थे उन लोगों ने भी घर के अंदर घुसना शुरू कर दिया। जैसे ही ये लोग उस घर के अंदर दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद इन लोगों ने देखा कि जो सामने की तरफ का हिस्सा है, जिसे आप एक सहन नुमा जगह भी कह सकते हैं, उस सहन नुमा जगह में बेतहाशा लोग खड़े हुए हैं और ये जो लोग हैं यानी जितने भी लोग हैं ये तकरीबन 8-8 या 9-9 फीट के बराबर हैं और इन तमाम लोगों ने बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे जुब्बे पहन रखे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अलग ही किस्म की फोर्स है जो अंग्रेज़ों से या इस कमांडर से निपटने के लिए तैयार खड़ी है। अब अंग्रेज़ कमांडर ने अपने सिपाहियों को इशारा किया कि जाओ इनके ऊपर हमला कर दो। हालांकि जो सामने की तरफ लोग खड़े हुए थे ना ही उनके पास कोई हथियार मौजूद थे, ना ही उनके पास कोई तलवारें थीं, लेकिन बताया जाता है कि जैसे ही इन तमाम लोगों ने उनकी तरफ बढ़ के इनके ऊपर हमला करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे ये जो भी आदमी इनके सामने खड़े हुए हैं इनके अंदर से एकदम से एक अजीब सी रोशनी निकलना शुरू हो चुकी है। अगले ही लम्हे ऐसा लगा जैसे छत की तरफ से, यानी जहाँ पे इसकी छत मौजूद थी, उस छत की तरफ से बेतहाशा पत्थरों की या ईंटों की बरसात शुरू हो गई है। और फिर देखते ही देखते ये जो बरसात थी ऐसा लग रहा था कि अब चारों तरफ से होना शुरू हो चुकी है और इस अंग्रेज़ कमांडर पे या इसके सिपाहियों पे चारों तरफ से ईंटें और पत्थर आके गिरना शुरू हो चुके हैं। एक अजीब सूरत हाल थी, ना ही सिपाही, ना ही वो कमांडर और ना ही इनके जितने भी फॉलोअर्स थे कुछ कर पा रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से जब इनके ऊपर पत्थर आके गिरना शुरू हुए हैं तो देखते ही देखते इनके जो ज़ख्म हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते ये जो भी अंग्रेज़ कमांडर था ये ख़ुद भी तकरीबन मौत के करीब चला गया और इसके साथ साथ इसके जो भी सिपाही थे वो इसके अंदर ज़ख्मी हो चुके थे कि उनके अंदर इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं थी कि वो उठ के पानी मांग सकें। बताया जाता था कि उस वक्त तक इनके ऊपर पत्थर और ईंटें आके गिरते रहे
जब तक ये सारे के सारे मौत के मुंह में नहीं चले गए। खैर कुछ देर बाद जब ये सारे के सारे लोग मर चुके तो देखते ही देखते ये जो लंबे लंबे आदमी थे जो कि पीर साहब के पास मौजूद थे, ये वापस से इन लोगों ने अंदर की तरफ जाना शुरू कर दिया। और जब ये पीर साहब के जो भी जन्नात थे या जो भी इनके मौक्किल थे, ये सारे के सारे अंदर की तरफ चले गए, तो फिर गांव में बाहर जितने भी मर्द मौजूद थे सारे के सारे पीर साहब के घर के अंदर दाखिल हुए। और फिर पीर साहब ने इनको कहा कि तुम साइड में यानी कॉर्नर की तरफ एक बहुत बड़ा सा घड़ा खोद दो। जब इन लोगों ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा घड़ा खोदा तो उसको खोदने के बाद ये जितने भी लोग थे जो कि अंग्रेज़ के फॉलोअर्स थे, अंग्रेज़ के सिपाही थे, ख़ास तौर पे जो कमांडर था, इन तमाम लोगों को उस घड़े के अंदर दफना दिया गया। बताया जाता है कि जंग आज़ादी में ये एक ऐसा वाक़या था जिसको आमतौर पे अंग्रेज़ सरकार या इसके जितने भी चाहने वाले थे वो कोशिश करते थे कि इस कहानी को, इस किस्से को जो कि सरासर हकीकत पे मबनी था, लोगों तक पहुंचने से रोक सकें।